डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को क्लास 10th हिंदी काव्य खंड जो है हमारा भाग 2 काव्य खंड का उसका जो हमारा चौथा जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है स्वदेशी, जिसके कवि जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो आइए आज मैं क्लास 10th काव्य खंड का आपको चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, मैं आज आपको सबसे पहले स्वदेशी जो हमारा पाठ है उसके जो कवि जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उनके जीवन परिचय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रेमघन जी यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। यानी कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। और प्रेमघन का जन्म जो है, इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो है 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। और इनका निधन जो है, मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। कहने का मतलब है बच्चों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किसको अपना आदर्श मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। यानी कि प्रेमघन कैसे गद्य लिखते थे बच्चों? वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया था। भ्रमण का मतलब होता है बच्चों घूमना, दौरा किया था। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किया था। यानी कि प्रेमघन किस समाज की स्थापना किया था बच्चों? रसिक समाज की स्थापना किया था। कब? 1874 में। और कहाँ किया था? मिर्ज़ापुर में रसिक समाज का स्थापना प्रेमघन ने किया था 1874 ईस्वी में। ठीक है। उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी उन्होंने किया था। ठीक है। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से है ना संगृहित है। ठीक है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक भी थे। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे उनके जीवन परिचय के बारे में आपको मैंने जानकारी दिया। आगे मैं आपको है ना कविता जो हमारा है चैप्टर उसको मैं समझाऊंगा। 4 जो हमारा चैप्टर है काव्य खंड का उसके बारे में। ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको पहला हमारा पंक्ति है, इसमें कवि का कहना है सबे विदेशी वस्तु नर, सबे विदेशी वस्तु नर गति रीति रित लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कहने का मतलब है भारत में भारतीयता नाम का कुछ बचा ही नहीं है। भारत में भारतीयता नाम का कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ के लोगों का जो स्वभाव जो है, रीति रिवाज है, सभी पक्षों में विदेशी वस्तु से लगाव हो गया है। यानी कि विदेशी वस्तु से लोग को प्रेम हो गया, लगाव हो गया है ना। स्वभाव भी लोग विदेशी वाला अपना रहा है। रीति रिवाज, पहनावा, ये सब सारा चीज़ विदेशी वस्तुओं से लगाव हो गया है। दूसरा हमारा पंक्ति है मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधो कै है ये क्रिस्तान। कहने का मतलब है देखकर कोई पहचान नहीं कर सकता है। मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यानी कि देखकर कोई पहचान नहीं कर सकता है कि यह आदमी भारतीय है, क्योंकि मुसलमान हिंदू सभी अंग्रेज जैसे लगने लगे हैं। मुसलमान हिंदू सभी अंग्रेज जैसे लगने लगे हैं, मतलब उसका पहनावा जो हो गया, रीति रिवाज सब अंग्रेजी स्टाइल में हो गया है ना। आगे है
पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। है ना। कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है इस पंक्ति में कहा गया है कि पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि परदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। कहने का मतलब है कि विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर जो भारत का जो लोग है वो विदेशी चाल चलन उसको बहुत अच्छा लगने लगा है, वहीं के चाल चलन उसको पसंद आ रहा है। आगे हमारा पंक्ति है, ठटे विदेशी ठाठ सब, बनेयो देश विदेश, सपनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। कहने का मतलब है विदेशी जो बच्चों है ठाठ बाट जो है बस सज गए हैं, मतलब देश भी विदेश जैसा अब लगने लगा है। अपना जो भारत देश है देखिएगा कि यहाँ पहनावा, रहन सहन, चाल चलन, खान पान जो है वो सब विदेशी वाला हो गया है। तो देश भी विदेशी जैसा लगने लगा है। और सपन के मतलब हो गया, सपनेहू के मतलब हो गया सपना। सपना में भी भारत का जो लोग जो है भारतीयता नाम से कोई चीज़ अब बचा ही नहीं है। अब लगता ही नहीं है कि इंडियन लोग है, भारतीय लोग है, यानी कि सब विदेशी पहनावा, चाल चलन, वेशभूषा सारा चीज़ अब विदेशी वाला देखने को आपको मिल रहा है। आगे है, बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहने का मतलब है कि अब हिंदू लोग भी मतलब आपको परस्पर हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब हिंदू लोग भी हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी आपको वस्तु का मतलब उपभोग भी भारतीय को अच्छा लगता है। मतलब कहने का मतलब है हिंदू लोग जो परस्पर जो हिंदी बात नहीं कर सकते हैं, उसको सोचता है कि हिंदी में बोल रहा है तो हमको उसको ख़राब फीलिंग होता है, सोचता है इंग्लिश समझा रहे तो हमको अच्छा लोग कहेगा, है ना, ऐसा मन में सोच लेता है। तो अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपभोग करना, उपभोग का मतलब होता है इस्तेमाल, अंग्रेजी चीज़ का इस्तेमाल करना, है ना, उसको अच्छे लगने लगा है। आगे है, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहने का मतलब अंग्रेजी वाहन का मतलब हो गया गाड़ी, अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी कपड़ा भी हो गया है ना, इंग्लिश डिजाइन के कपड़ा जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, ये सब हो गया, बहुत सारा चीज़ है, हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं कितना चीज़ होता है ना। तो अंग्रेजी वाहन, अंग्रेजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी स्टाइल भी हो गया है, वेशभूषा हो गया है, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार भी हो गया है, चाल चलन, स्टाइल, बुद्धि, है ना, अंग्रेजी रुचि भी हो गया है। अंग्रेजी रुचि का भी विषय बना हुआ है कि हमको इंग्लिश सीखना है, चाहे अंग्रेजी में खान पान, आउमिंग, चाउमिंग, बर्गर, डोसा, इडली, ये सब जो होता है, सब पिज़्ज़ा, ये सब अंग्रेजी डिजाइन है ना। अंग्रेजी घर आदि सभी चीज़ें देसी के विपरीत विदेशी लोग अच्छे लगने, मतलब अंग्रेजी घर भी लोग को पसंद हो गया है। अब जो आपको अब अंग्रेजी घर का डिज़ाइन, विदेश का मॉडल घर का, अंग्रेजी सभी चीज़ देश का क्या हो गया विपरीत, विदेशी चीज़ जो है लोग को अच्छा लग रहा है, विदेश का बना हुआ चीज़ लोग को अच्छा लग रहा है। कपड़ा हो गया, खान पान हो गया, पहनावा जो भी है, ये सब चीज़, बहुत सारा चीज़ विदेशी घर के डिज़ाइन भी लोग अब सारा चीज़ कर रहा है, जैसे स्विमिंग पूल बनवाना हो गया, झूला लगवाना हो गया, पार्क, बहुत सारा चीज़ है ना। आगे हमारा हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कहने का मतलब हिंदुस्तानी नाम सुन के भारत के लोग क्या हो रहे हैं, लज्जित हो रहा है, भारत के नाम सुन के लोग अपने आप में लज्जित महसूस हो रहा है। भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों को अब घृणा हो गया है, भारत के सामान से सबको घृणा हो गया। विदेश का कोई चीज़ बनाया हुआ है, अमेरिका का बना हुआ है, जापान का बना हुआ है, रूस का बना हुआ है, वहाँ के चीज़ के प्रशंसा करेगा, अपना यहाँ के लोकल है उसको प्रशंसा नहीं करेगा। बाहरी चीज़ है विदेशी, उसको खूब बढ़िया वैल्यू देगा, है ना। आगे जो है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहु भरा
बसे अंग्रेजी माल, है ना। कहने का मतलब है माल मतलब वस्तु सामान, है ना। हंसने की इसमें कोई बात नहीं है। देखिए संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा जो है वह क्या हो गया, शहरी हो गया है। शहरी पूरा भारत के लोग का वेशभूषा क्या हो गया, शहर वाला डिजाइन में हो गया। अब तक गाँव में देखते हैं शहर वाला पहनावा हो गया है, लड़का लड़की सबका पहनावा शहर वाला हो गया। संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा शहरी हो गई। सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। चाल चलन में भी, चलने का डिजाइन में भी अंग्रेजी आ गया, समझिए। सही बात है, बोलना चलना रहन सहन सब। ग्रामीण बाजार में केवल अब अंग्रेजी माल ही भरे दिखाई पड़ते हैं। खाली अंग्रेजी माल आपको दिखाई देगा। गांव में भी माल के मतलब हो गया सामान, कपड़ा, कोई वस्तु, ये क्या हो गया, माल हो गया। देखिएगा अब देहात में भी शहर वाला जो आइटम सब है आपको मिल रहा है, कपड़ा विदेशी आइटम सब मिल रहा है ना। आ शहर में तो खैर फैले है पूरा भरमार। आगे है हमारा जिनसो समल सकत नाही तन की, धोती ढीली ढीली देश प्रबंध करी हिंगे, वे यह कैसी खाम ख्याली। कहने का मतलब है कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली, अब नेता बन जा रहा है, धोती कुर्ता पहन ले रहा है। अभी तो धोती कुर्ता पैजामा नायका वाला सब पहन रहा है नेता लोग, है ना। कह रहा है जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभाल में नहीं आ रहा है, वो देश क्या संभालेगा। जिसको अपन धोती नहीं संभाल रहा है, ढेकुए खुल जाएगा उसको वो क्या संभालेगा, है ना। सुनिए आगे कह रहा है इसमें आपको, वे देश का शासन संभाल लेंगे, यह तो उनके कोरी कल्पना है। यानी कि खाली बात है, ख्याली पुलाव बनाने जैसी बात हो गया। कि मान लीजिए कहने का मतलब, देखिए लेखक जो है मतलब कवि जो है इस पर व्यंग किया है, इस पंक्ति पे कटाक्ष किया है। कहने का मतलब कह रहा है कि जिस नेता से मतलब ढीली ढाली धोती नहीं संभाल रहा है, वो देश क्या संभालेगा। कहने का मतलब है सब कुछ ये जो आपको हो गया कैसी खाम ख्याली, यानी कि ख्याली पुलाव बनाने जैसा, यानी कि खाली ख्याले में इसको देखना माना गया। दास वृत्ति की चाह चहु दिशी, चरहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मनहु बने डफाली। कहने का मतलब है गुलामी करके, दास मतलब गुलाम होता है, गुलामी करके जीवन यापन करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों वर्णों के लोग की चाहत हो गई है। क्या कहा है उसी में, दास वृत्ति की चाह चहु दिशी, चरहु, है ना, बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। कहने का मतलब गुलामी करके जीवन यापन करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों वर्णों के लोग की चाहत हो गई है। अंग्रेजों की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु जो है उसको झूठी प्रशंसा करने वाले, ये लोग भारतीय मानो क्या हो गया, डफली बजाने वाला बन गया है, डफली बजाने वाला बन गया है। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा जो चैप्टर जो था काव्य खंड का स्वदेशी हमारा समाप्त हुआ।